हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रेप्स आउट। प्रीवियस लेक्चर में हम जो है डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स, और हमने उसमें डिस्कस किया था राइट टू रिलीजियस एक्टिविटीज को। हमने जो है जो रिलीजियस एक्टिविटीज के होते हैं उनके सभी को डिस्कस किया था कि कैसे आप जो है ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन को मान सकते हैं। दूसरा, हमने जो माइनॉरिटीज को जो है फ्रीडम होता है एस्टेब्लिश करने का इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है, और उनका मैनेज करने का, वो हमने किए थे, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है पार्ट पार्ट 6, लास्ट वाला पार्ट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलिए, सिक्स पार्ट क्या है आपका? सिक्स पार्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो ये केवल आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल 32 में आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज है वो बताई गई है। ठीक है, हिंदी में इनको संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। और जब फंडामेंटल राइट्स पर डिस्कस हो रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो यहाँ पे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो है डिस्कस किया था। तब तक हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का आर्टिकल डाले ही नहीं थे। तो उसमें उन्होंने बोला था कि अगर हम अ, इनका कोई जो है ना ऐसा जो है ना एक्शनेबल जो है आर्टिकल ना डालें, तो इनके कोई मायने नहीं रहे। ये एक डॉक्यूमेंट पर लिखे गए फंडामेंटल राइट्स रहते हैं। तो जितने भी मैंने फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं उनके जो इम्प्लीमेंशन है, उनका इम्प्लीमेंशन को जो है ना एनफोर्स करता है आपका सिक्स्थ वाला पार्ट, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसलिए जब ये लागू किया गया, ये वाला आर्टिकल इम्पोज किया गया, तब जो है बाबा साहिब अम्बेडकर ने बोला था कि ये जो है इट्स अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की आत्मा है। इसको संविधान की आत्मा भी बोला जाता है। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स का संविधान की आत्मा माना जाता है, तो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये वाला माना जाता है। आर्टिकल 32 क्या कहता है? संविधान की आत्मा बताता है। तो है क्या, इसको ऐसे समझते हैं हम। ठीक है, चलिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आपकी, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, शॉर्ट में लिख देता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, इसका पहला जो पहलू है वो ये है कि आप ये फॉर इंप्लीमेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी सभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके क्रियान्वयन के लिए इसको लगाया जाता है। उनके क्रियान्वयन को ये पावर देता है आपका फंडामेंटल राइट्स का क्रियान्वयन करता है। तो इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए, मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए, यानी मूल अधिकारों को अगर मुझे यूज करना है, ठीक है, अगर मेरे मूल अधिकार का वोलेशन होता है, तो मैं मेरे पास ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसे जाकर मैं कहूं, ऐसी कौन सी संस्था है कि जो है सरकार ने मेरे मूल अधिकारों का हनन किया है। ठीक है, तो तब हमारे पास आर्टिकल 32 ही पावर देता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, जो आपके हायर कोर्ट होते हैं, यानी ये जो फंडामेंटल राइट्स है, आप हमारे हायर कोर्ट कौन कौन से हैं? तो जो है ना, एक तो सुप्रीम कोर्ट सिंगल कोर्ट है, और अलग अलग जुरिडिक्शन एरियाज में हमारे हाई कोर्ट है। या तो एक सिंगल स्टेट के लिए है, या एक से अधिक स्टेट के लिए है, एक या दो तीन स्टेट का मिलाकर एक हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट का अपना जुरिडिक्शन एरिया होता है। ठीक है, तो जितने भी हाई कोर्ट्स हैं आपके, सभी हाई कोर्ट्स, ठीक है, तो ये क्या है? ये हायर अथॉरिटी है आपकी, जो जुडिशियरी है, न्यायपालिका की हायर अथॉरिटी है। और फंडामेंटल राइट जो है, इनके इम्प्लीमेंशन के लिए क्या करते हैं ये? जब भी वॉयलेशन होता है, क्या होता है? वॉयलेशन, किसका वॉयलेशन होता है? फंडामेंटल राइट्स का। तो ये कुछ रिट्स जो है इश्यू करते हैं। ठीक है, रिट जारी करते हैं आपके, और उनके टाइप जो है 5 टाइप्स ऑफ रिट्स होती है, ये आपने ध्यान रखना है। तो 5 प्रकार की जो रिट्स हैं आपके हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स जो है जारी करते हैं। अब वो रिट्स हैं क्या, उन रिट्स को हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहली जो रिट्स आती है आपकी, दैट्स नेम इज हैबेस कॉर्प्स। यहाँ पे ले लेते हैं, फर्स्ट क्या है आपकी? हैबेस कॉर्प्स। हैबेस कॉर्प्स,
हिंदी में बोलते हैं इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, हैप्स कॉर्प्स। अब ये जो हैव्स कॉर्प्स है आपका, एक्चुअल में ये पर्सनल लिबर्टी के लिए होता है। किसी भी सिटीजन्स की जो पर्सनल लिबर्टी है उसको डिफाइन करता है कि पर्सनल लिबर्टी क्या होनी चाहिए। अगर ये रिट्स वगैरह ना हो तो पुलिस क्या है कि हम जो है ना वोलफेयर स्टेट की तरफ न जाकर एक पुलिस स्टेट की तरफ जाते हैं। जैसे हमने कॉलोनियल रूल में देखा है कि किसी को भी उठाया और जेल में डाल दिया, किसी को भी अरेस्ट किया, कहीं भी लेकर उठा के लेके चले गए, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास जो है ना कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं और उनमें आर्टिकल 32 में जो रिट्स हैं जो हमें बचाती हैं, इन सारी चीजों से प्रिवेंट करती हैं। तो किसके लिए है? ये हमारी पर्सनल लिबर्टी के लिए है। पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। और जो हमारी जो पर्सनल लिबर्टी है, और ये क्या करती है कि प्रिजनर डिटेंशन मानी जाती है, जो आपको जो है ना डिटेंशन देती है, यानी आपको बचाती है किससे? एज ए प्रिजनर होने से, कि आप जो है ना विदाउट एनी चार्ज या एनी जो है इलीगल अरेस्टिंग, अगर आपकी इलीगल अरेस्टिंग होती है तो आपकी जो प्रिजनर डिटेंशन है उसका यूज होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि हैबेस कॉर्पस क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है? तो प्रिजनर डिटेंशन है, उसका नेचर है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए, तो होता क्या है कि जब भी आपको जो है कोई भी पर्सन है या कोई भी व्यक्ति है या सिटीजन है, ठीक है, तो उसकी अरेस्टिंग होती है, और अरेस्टिंग इलीगल अरेस्टिंग है, ऐसे समझेंगे, उसकी इलीगल अरेस्टिंग होती है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है कि आप जो है रिट, सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है कि रिट भेज सकता है। ठीक है, तो आपको जो है ना न्यायालय के सामने पेश किया जा सकता है। हिंदी में लिख देता हूं, न्यायालय के सामने, यानी न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा, यानी प्रोड्यूस, आपको प्रोड्यूस किया जाएगा। और यहाँ पे जब आप न्यायालय के सामने पेश होते हैं तो आपको का चेक किया जाएगा कि आपकी जो अरेस्टिंग है वो लीगल है या इलीगल है। ठीक है, अगर आपकी प्राइमा फेसिस न्यायालय को लगता है कि आपकी अरेस्टिंग इलीगल है, आपको अवैध रूप से जो है किया गया है, तो न्यायालय जो है ना आपको जो है रिलीज करने के लिए बोल देता है। तो पहली ये हैबेस कॉर्पस इसलिए मानी जाती है। सेकंड क्या है आपकी? मैंडेमस, परमादेश जिसको बोलते हैं। मैंडेमस यानी परमादेश। अगर मैं इसका जो है हिंदी में संधि विच्छेद कर देता हूं तो ये परम आदेश, एक्चुअल में हाई कोर्ट, सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का क्या है कि ये परम एक टाइप का ऑर्डर है, ये आदेश है। ये आदेश दिया किसको जाता है? ठीक है, मैंडेमस का। ठीक है, तो ये क्या होता है? इश्यूड बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट के द्वारा इश्यू किया जाता है, इश्यूड बाय द कोर्ट्स। ठीक है, यानी कोर्ट्स जब भी इसको इश्यूड करता है, किसको करता है? कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है, यानी कोई भी जो है अधिकारी है, लोक अधिकारी है, पब्लिक ऑफिशियल जिसको बोलते हैं, कोई भी सार्वजनिक अधिकारी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो किसको भेजा जाता है? यहां पर लिख देते हैं, टू पब्लिक ऑफिशियल। ठीक है, किसी भी जो है लोक अधिकारी को यह भेजा जाता है। क्या? मैंडेमस। भेजा क्यों जाता है? तो उससे जो है ना कोर्ट पूछता है कि वो जो जो कर्तव्य का पालन कर रहा है, या तो जब वो अपने कर्तव्य का पालन करने में फेल हो जाता है, या कर्तव्य का पालन करने से मना कर देता है, तो सीधे उसको मैंडेमस भेजा जाता है और उससे पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो न्यायालय क्या करता है? उससे पूछता है, इधर ले लेते हैं, ये वाला पार्ट थोड़ा सा यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से समझना है आपको। ठीक है, तो न्यायालय क्या करता है? न्यायालय उससे पूछता है, आस्किंग हिम, द कोर्ट आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल, हिज ऑफिस, हिज ऑफिशियल ड्यूटी, जो उसकी जो है उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज होती है, कि दैट he has failed, he has failed और रिफ्यूज, दोनों बातों में से एक होती है, या तो वो मना कर दे अपना कर्तव्य पालन करने से, या
वो जो है अपना कर्तव्य पालन करने में फेल हो जाए, ठीक है। तो ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म, यानी वो परफॉर्म करने में या तो फेल हो जाए या फिर जो है उसको मना कर दे, दोनों ही बातों में न्यायालय से पूछता है। तो ये दूसरे वाला क्या है, मैंडेमस। अब हम आगे चलते हैं थर्ड वाला, ठीक है। तो पहला रिट क्या है, हैबेस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बारे में मैंने बता दिया, एक्चुअली में प्रिजनर डिटेंशन है और पर्सनल लिबर्टी के लिए होता है। और दूसरा है आपका मैंडेमस यानी परमादेश, और ये जो है जब न्यायालय अपना परम आदेश भेजता है और वो पूछता है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल से कि भाई आप अपना कर्तव्य पालन करने में फेल क्यों हुए या आप अपना कर्तव्य पालन करने से मना क्यों कर रहे हैं। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है थर्ड वाला आपका, थर्ड है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स प्रतिषेध या रोकना। प्रोहिबिशन, ठीक है, इसका मीनिंग होता है प्रतिषेध और प्रोहिबिशन का अर्थ होता है रोकना, ठीक है, प्रतिषेध। ओके, अब प्रतिषेध होता क्या है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारे हायर अथॉरिटी होती है जुडिशरी की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों हायर अथॉरिटी होती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये किसी भी जो आपके लोअर कोर्ट होते हैं, जो निचली अदालतें होती हैं, या आपके साथ में ट्रिब्यूनल्स होते हैं जैसे एनजीटी है, ठीक है, इनको भी हम ले लेंगे साथ में। एक सेकंड में इसको कर देता हूं, ठीक है। तो इनको क्या करता है, इनको जो है ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है जारी करता है लोअर कोर्ट को, ठीक है। और ये पूछता है, माने कि कोई मैटर जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का मैटर है और वो जो है ना जुरिडिक्शन, माने कि उत्तर प्रदेश का जुरिडिक्शन पड़ता है, वहां पे उस जुरिडिक्शन में काम कर रहे हैं और तुमसे पूछते हैं कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर क्यों जा रहे हैं। माने एनजीटी ग्रीन ट्रिब्यूनल्स है, तो उसको जो है ना अधिकार होता है उन मामलों को जो जो है ना आपके पॉल्यूशन से या नेशनल जो ग्रीनरीज होती हैं उनसे रिलेटेड। लेकिन वहीं पे वो जो है ना क्रिमिनल डिस्प्यूट देखने लगे या क्रिमिनल डिस्प्यूट टाइप कोई ऐसा जो है ना वर्डिक्ट दे दे, तो तब जो है सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय क्या करते हैं कि जो है इनको आदेश जारी करते हैं और इनको रोकते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा जो है ना डॉक्यूमेंट इश्यू करते हैं जिसको इनको प्रोहिबिट किया जाता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं, इनको इनको जो है बोला जाता है परफॉर्म आउट ऑफ जुरिडिक्शन। जब ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हैं, परफॉर्म आउट ऑफ जुरिडिक्शन, अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर काम करते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हैं, जब ये अधिकार क्षेत्र से बाहर जाना, ठीक है। तो ऐसे हम इसको समझते हैं। तो ये थी आपकी थर्ड रिट, दैट्स नेम इज प्रोहिबिशन, हिंदी में जिसको प्रतिषेध बोलते हैं। और इसमें जो है ना सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय ऐसा डॉक्यूमेंट इश्यूड करके इनको रोकते हैं कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहे हैं। फोर आती है आपकी चौथी जो रिट है आपकी, वो है शेरशरी। शेरशरी क्या होता है, इसको बोलते हैं उत्प्रेषण। क्या बोला जाता है, उत्प्रेषण, ठीक है। हम अगर उत्प्रेषण की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हायर जो अथॉरिटी होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अपने जो लोअर कोर्ट होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हैं, उनसे किसी भी मामले की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उस जो मैटर को है वो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में बुला सकते हैं कि आप ट्रांसफर कर दीजिए इसको, इसको हम देखते हैं। तो ये पावर किसके पास है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये रिट जारी करते हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। किसको रिट जारी करते हैं, उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है लोअर कोर्ट को, जो आपकी निचली अदालतें होती हैं, ठीक है। तो लोअर कोर्ट्स को भेजी जाती हैं, किस लिए, माने कि कोई भी केस है आपका, ठीक है। तो ये इस केस की एक या तो वो इंफॉर्मेशन मांगते हैं, टू गेट इंफॉर्मेशन, उसकी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं,
टू गेट इंफॉर्मेशन, ओके। या उस जो है केस को ये ट्रांसफर करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो दोनों बातें इसमें आती हैं, तो ही बातें होती हैं, तो वो इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं या उस केस का ट्रांसफर जो है ना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। तो इसको रिट को क्या बोलते हैं, सेरसेरेरी या उत्प्रेषण, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका क्यो वारंटो, ठीक है, फिफ्थ वाला क्यो वारंटो, ठीक है। जो ये क्यो वारंटो है आपका, इसको हिंदी में, सॉरी हिंदी में लिख देता हूं, अधिकार प्रच्छा बोलते हैं। क्या बोला जाता है, अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा, ठीक है। अब क्यो वारंटो का जो मतलब है, क्यो वारंटो का मतलब होता है अथॉरिटी, अथॉरिटी या वारंट जो भी कहे, ठीक है। तो सबसे ही हमें पता लग रहा है अथॉरिटी या वारंट। तो इसमें होता क्या है, जो अथॉरिटी और वारंट है आपका क्यो वारंटो में, ये जो है ना कोर्ट द्वारा जो है किसी भी पर्सन के लीगलिटी ऑफ क्लेम को जानकारी प्राप्त करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है क्यो वारंटो रिट भेज सकता है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, इश्यूड बाय द कोर्ट, इश्यूड बाय द कोर्ट। कोर्ट मीन्स यहाँ पे जो है ना मैंने कोर्ट्स लिखा है, इसमें मैं लिख देता हूँ एचसी एचसी दोनों में से कोई भी हो सकता है। इश्यूड बाय द कोर्ट्स, ठीक है, टू इंक्वायर्ड इनटू, सॉरी, इंक्वायर्ड इनटू, ठीक है, द लीगैलिटी ऑफ क्लेम, द लीगैलिटी ऑफ क्लेम, ठीक है, ऑफ ए पर्सन। तो किसी भी व्यक्ति का लीगलिटी ऑफ जो है क्लेम की इंक्वायरी लेने के लिए ये जानकारी दे सकते हैं टू ए पब्लिक ऑफिस, किसी भी पब्लिक ऑफिस में। तो ये दोनों जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या है, क्यो वारंटो रिट तब डाल सकते हैं जब किसी भी व्यक्ति का लीगलिटी ऑफ क्लेम जो है की जांच करनी हो, तब ये जो है ना इश्यू करते हैं किसको, किस उस जो उसका रिलेटेड पब्लिक ऑफिस होता है उसको। तो ये क्या होती है आपकी, ये थी 5 टाइप्स ऑफ रिट्स जिनको सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 से पावर लेके, जो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 32 पार्ट्स है वहां से लेके जो भेजता है, ये जिसको भेजता है उसको मैंने डिस्कस कर दिया है। तो 5 प्रकार की आपकी रिट्स होती हैं, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर फंडामेंटल राइट्स। अब हम कुछ केसेस हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है बड़ा ही विवादित विषय रहा है आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो समय समय पर फंडामेंटल राइट्स को लेकर बहुत सारे केसेस सर्वोच्च न्यायालय में चले हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, एक्चुअल में सिटीजन्स के राइट होते हैं, ठीक है। और जो है ना अगर इनकी नेचर देखें तो अपोजिट होते हैं किसके, स्टेट के। तो स्टेट माने कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट भी लें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं कि समय समय पर फंडामेंटल राइट्स की जो राइट का जो प्रेशर रहता है गवर्नमेंट पे, उसको थोड़ा कम करने के लिए समय समय पर कुछ केसेस हुए हैं, ठीक है। फिर क्या जाता है, केसेस जाता है सर्वोच्च न्यायालय, बिकॉज सर्वोच्च न्यायालय द हायर कस्टोडियन अथॉरिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का जो हाईएस्ट कस्टोडियन है वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। तो वहां पे जाता है और उसके जुडिशियल रिव्यूज होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे केसेस समय समय पे हुए हैं। मैं एक क्रम में सारे केसेस आपको जो है बताता हूं, एक सिमेट्रिक टर्म में, बिल्कुल आपको जो है एक क्रोनिकल सीरीज बना के मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए अब हम जो रिलेटेड केसेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो हेडलाइंस है दैट्स नेम इज इंपॉर्टेंट केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस हु रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, हु रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स।
अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा प्रतिद्वंदिता देखने को मिलेगी, दोनों आपस में ओपोनेंट हैं, फंडामेंटल राइट्स और जो है ना स्टेट, ठीक है। और दोनों के बीच में जो है सुलह समझौता का जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपने जुडिशियल रिव्यूज देता है। तो पहला जो केसेज स्टार्ट होता है उसका नाम है गोलकनाथ, जो फर्स्ट केस है आपका, ठीक है। तो ये है आपका गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, हिंदी में सुना होगा आपने, स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। देखिए ये जो वर्डिक्ट है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, जो अपना उसका जो वर्डिक्ट था वो क्या था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, पंजाब, गोलकनाथ एक व्यक्ति हैं और उनका पंजाब स्टेट से फंडामेंटल राइट्स को लेकर जो है ना केस चला हुआ होता है। फाइनल जो वर्डिक्ट आता है सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट होता है वो ये होता है कि जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, यानी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास क्या होती है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है, कौन सी पावर होती है आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। पार्लियामेंट को आर्टिकल 368, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आर्टिकल 368 के थ्रू जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट और चेंज, ठीक है, संशोधन के नाम पर जो है ना चेंज करने की पावर होती है, किसी भी पार्ट को चेंज कर सकती है, ठीक है। तो किसी को भी चेंज कर सकती है, ये आर्टिकल 19 को हटा सकती है आपका, ठीक है। जीने का अधिकार आर्टिकल 21 छीन सकती है आपसे। तो यहाँ पे जो है गोलकनाथ ने क्वेश्चन किया था कि क्या सरकार के पास असीम अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी चेंज कर दे। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। तो वर्डिक्ट क्या था, वर्डिक्ट ये था कि जो अमेंडमेंट्स है या चेंज है इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि इसके अगेंस्ट पार्लियामेंट ने क्या किया कि पार्लियामेंट वालों के भी पास है, वो कानून बना सकते हैं, लॉ मेकर्स बैठे हुए होते हैं, इसमें लेजिस्लेशन ला सकती है। तो ये ना नया लेजिस्लेशन लेकर आए जिसका नाम था 24th अमेंडमेंट, 24वां संविधान संशोधन, यहाँ पे लिख देता हूँ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ध्यान देना, अब इसको समझना पड़ेगा आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो जब आपका 24वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है तो इसमें होता क्या है, आपका जो पार्लियामेंट है वह क्या कर सकती है, वो यहाँ पे इसका जो है ना उलट जो है लिख देती है। अमेंडमेंट में बाकायदा क्लोज डाला जाता है कि संसद के पास जो है संविधान के किसी भी हिस्से में पूरे संविधान में अमेंडमेंट करने की पावर है और वो कर सकती है, ठीक है। तो अमेंडमेंट किया, चलिए, तो यहाँ से क्या हुआ कि और कहाँ पे कर सकती है, मेन इश्यू फंडामेंटल राइट का है, तो उन्होंने लिखा कि वो फंडामेंटल राइट में भी, यहाँ पे बात हम कर रहे हैं पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट करने की सकती है, तो ये मैं बता देता हूँ फंडामेंटल राइट की ही बात हुई थी यहाँ पे। तो जो केसवा ये वाला था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यहाँ पे फंडामेंटल राइट की बात थी। तो सुप्रीम पार्लियामेंट ने सर्वोच्च न्यायालय ने वर्डिक्ट दिया था कि पार्लियामेंट सभी में चेंज कर सकती है लेकिन फंडामेंटल राइट्स में चेंज नहीं कर सकती, नहीं उनको परिवर्तित कर सकती, नहीं उनको संशोधित कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये लेकर आए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कहता क्या है कि फंडामेंटल राइट्स जो है इनमें पार्लियामेंट जो है क्या कर सकती है, पार्लियामेंट अमेंडमेंट और चेंज दोनों कर सकती है, ठीक है, अमेंडमेंट और चेंज दोनों कर सकती है। यहां पे समझ में आई बातें, तो यहां तक ये है। तो ध्यान दें, फिर हम केस को समझेंगे। गोलकनाथ केस क्या कहता है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट आता है कि फंडामेंटल राइट्स में पार्लियामेंट आर्टिकल 360 का प्रयोग करके चेंज नहीं कर सकती है, अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन्होंने किया और पार्लियामेंट ने क्लोज डाला कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड और चेंज दोनों कर सकती है। समझ में आई बातें, आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या होता है, तो इसका यूज करते हुए क्या करती है, जो पर्सनल प्रॉपर्टीज होती हैं, पर्सनल प्रॉपर्टीज को अभी जो है ना नेशनलाइजेशन कर सकती है गवर्नमेंट, ये सारे राइट्स यहाँ से मिलते हैं। तो फिर क्या होता है कि केरला के एक स्वामी होते हैं, उनके मठ को जो है नेशनलाइज कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उनका नाम होता है केशवानंद भारती। और जब उनका जो है
उसको नेशनलाइज किया जाता है, तो वो क्वेश्चन करता है सुप्रीम कोर्ट से, क्या सरकार के पास असीमित अधिकार है कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सरकार छीन सकती है। तो जब ये क्वेश्चन होता है तो केस आता है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, तो पहले वाला ये गोलकनाथ, और दूसरा आया था आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो थर्ड हम पहुंचते हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। स्टेट ऑफ, यहां पर लिख देता हूं केरला। और ये यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो फाइल हुआ था आपका, ये हुआ था 73 में, 1973। ठीक है, और काफी लंबे अरसे के बाद जब वर्डिक्ट आता है सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है यहाँ पे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट क्या कहता है, सॉरी, इस मामले में, तो यहाँ पे एक नई जो है अवधारणा आती है, बेसिक स्ट्रक्चर। जो हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इससे पहले हमें बेसिक स्ट्रक्चर की जो अवधारणा थी वो थी ही नहीं, तो यहाँ पे एक अवधारणा आती है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में। तो इसको कहते हैं हम मूल संरचना या मूल ढांचा, जिसको कहें। संविधान का जो मूल ढांचा होता है, मूल ढांचा जब मैंने स्टार्टिंग किया था बताया था कि मूल ढांचा क्या होता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आता है। और इसमें क्या वर्डिक्ट आता है, तो पार्लियामेंट कैन नॉट बी अमेंड, बिकॉज पार्लियामेंट कैन नॉट बी अमेंड, यानी पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट नहीं कर सकती, कैन नॉट बी अमेंड, बशर्ते कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस पर कोई इंपैक्ट ना हो। ठीक है, इस पर कोई क्या ना हो, इंपैक्ट ना हो। अगर बेसिक स्ट्रक्चर पर इंपैक्ट आता है तो वो जो चीजें होती हैं उसको अमेंड नहीं कर सकती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय ये वर्डिक्ट देता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या होता है आगे, अगर हम चलते हैं, फिर आता है आपका, तो इसके जो विपरीत होता है, क्या होता है कि फिर आता है, गवर्नमेंट लेकर आती है 42 अमेंडमेंट। ठीक है, तो 42वां जो संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो इसमें फिर जो है पार्लियामेंट खुरापात करती है थोड़ी। क्या करती है, ये आता है 1976 में। 1973 में इसके अगेंस्ट फिर जो है पार्लियामेंट में फिर एक जो है लेजिस्लेशन लाया जाता है, कानून लाया जाता है, और इसमें जो है ना एक फिफ्थ क्लॉज जोड़ा जाता है 42वें संविधान संशोधन में। और उसमें कहा जाता है कि अगर पार्लियामेंट, ठीक है, अगर पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट करती है, यानी एनी अमेंडमेंट, कोई भी संशोधन करती है, ठीक है, तो उसको जो है डज नॉट क्वेश्चनेबल एनी कोर्ट। ठीक है, यहां से समझ में आ रही है बातें। तो 42वें संविधान संशोधन में संसद एक क्लोज जोड़ती है, फिफ्थ क्लोज, और उसमें लिखती है कि पार्लियामेंट जो भी अमेंडमेंट करती है करेगी, उसको जो है ना किसी भी कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे सारे रास्ते बंद हो गए। फिर क्या होता है, मैं थोड़ा यहाँ पे इधर ले लेता हूं, इधर ये गोलकनाथ हटा देते हैं यहाँ से। चलिए, तो इसमें क्या होता है, मिनर्वा एक जो है ना, नेक्स्ट आता है आपका मिनर्वा मिल्स। ये हुआ थर्ड, ये फोर्थ, और फिफ्थ वाला जो आता है वो आता है मिनर्वा मिल्स। ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ठीक है, तो ये केस आता है, और ये आता है 1986 में। ठीक है, अब जो मिनर्वा मिल्स होता है, ये जाता है, ये भी जो है फंडामेंटल राइट्स और बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ऐतिहासिक फैसला देता है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इस मैटर का जो है ना जुडिशियल रिव्यू करता है, न्यायिक पुनरीक्षण होता है। तो इसमें क्या करता है कि जो आपका 42वां संविधान ये वाला है, यानी 42th अमेंडमेंट है, ये
इसमें सर्वोच्च न्यायालय इसको क्या कर देती है, 42वें संविधान संशोधन को इसको अबोलिश कर देती है, इसको खत्म कर देती है। जब ये अबोलिश हो जाता है तो कहानी ही खत्म हो जाती है। तो अब क्या है, अब ये है कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो ऐसा कोई अमेंडमेंट करे जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को खतरा हो या उसको उसमें परिवर्तन या चेंज हो। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है बनाकर रखनी होगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।